हेलो दोस्तों, मैं शनि शर्मा आ गया हूँ डीएसएमएस की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। अभी तक हम लोगों ने डीएसएमएस में टेंशन मेंबर पूरा कंप्लीट किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग, और एलएसएम के अकॉर्डिंग मैंने एक लेक्चर दिया है जो कि आपका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। उस लेक्चर में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था कि कैसे किसी टेंशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालते हैं, और ये भी बता दिया था कि फार्मूले कैसे याद होंगे। थोड़े टिपिकल फार्मूले हैं तो याद करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बात समझा दी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसको देख के आइए, और अगर आप उसको देख चुके हैं तो आइए हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल सॉल्व करे बिना आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले वीडियो को हमेशा आप लोग 360p पर क्वालिटी कर लीजिए। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी आप 360p या उससे ज्यादा कर लीजिए। 240 पर या फिर 144 पे मत देखिए, क्योंकि फिर वीडियो लिखा हुआ है, बच्चों की शिकायत होती है सर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की ना, ये एजुकेशनल वीडियो है तो आपको इतना नहीं कि मैं बड़े बड़े लिख के आपको बड़ा लिखूंगा तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा हम लोग का न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेकर डील करते हैं। टेंशन मेंबर का ही स्ट्रेंथ, जैसे आपने WSM से स्ट्रेंथ निकाला था तो देखा था कितनी आसानी से स्ट्रेंथ निकल गया था। अब वो उसी समय वो कठिन लग रहा था, अब जब उसको पढ़ लिए तब इस पर आइए, थोड़ा इसमें भी नई नई चीजें आएंगी, देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने एक क्वेश्चन लिया है, लिखा है यहाँ पे फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट गिवन इन द फिगर। इस फिगर में दिए गए प्लेट की टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको बतानी है, जबकि इसमें डिटेल्स आपको दिए गए हैं। जैसे डिटेल्स में क्या दिया गया, देखिए सबसे पहली बात, ये जो प्लेट है वो लैप ज्वाइंट में जुड़ी है। कैसे समझ में आ ही रहा होगा, ये प्लेट ऊपर है, ये इसके नीचे वाली प्लेट है जो इधर गई है। ये इसमें चार क्या लगे हैं देख रहे हैं, बोल्ट लगे हैं, रिवेट नहीं लगा है। मैं आपको बता दूं कि आपके इस बार के सिलेबस में बोल्ट कनेक्शन भी था, मैंने शायद एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, तो मैं बोल्ट कनेक्शन इसके बाद पढ़ा दूंगा जैसे ही टेंशन मेंबर खत्म होगा। लेकिन कुछ खास नहीं है बोल्ट कनेक्शन में, अगर आपने रिवेटिंग पढ़ा हुआ है तो फिर बोल्ट कनेक्शन सेम ही है, बस कुछ नहीं चेंज है। जैसे जैसे आपने रिवेट पढ़ा है वैसे वैसे बोल्ट कनेक्शन है, थोड़ी सी चीजें उसमें अलग हैं, अब वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल में कुछ नया नहीं है, बस ये जान लीजिए कि बोल्ट डाया, और जिसे रिवेट का आप लेते थे तो 1.5 mm या 2 mm जोड़ देते थे, 1.5 mm ऐड करते थे या फिर 2 mm ऐड करते थे। यहां पर भी उसी तरह ऐड करना पड़ेगा। 16 से नीचे रहे, जैसे 14 रहे, 12 रहे तो 1 mm ऐड करिएगा, और 16 या उससे ऊपर रहे तो 2 mm ऐड कर दीजिएगा उसके ग्रॉस डायमीटर में। ठीक है, तो बोल्ट का अगर डाया, क्योंकि अभी देखिए बोल्ट का नॉमिनल डाया भी कई तरह का होता है, रूट डाया होता है, सैंक डाया होता है, वो सब मैं आपको भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल में ये जो दिया गया है उस पूरे डाया में 16 mm में आपको 16 या 16 से ऊपर है तो जो प्लेट में होल बनेगी ना वो 2 mm एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और अगर यदि यही 16 के नीचे 14 mm होता तब 1 mm केवल बढ़ाना पड़ता, या 12 mm होता तो 1 mm बढ़ाना पड़ता। इतना याद रखिए। बाकी जो जरूरी इसमें अब उसकी जरूरत, बस इतना ही की जरूरत है आपको, बाकी चीजें हम लोग उसमें बात करेंगे। क्यों इतना ही की जरूरत है, क्योंकि देखिए जब ये मेंबर खींचेगा तो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं टेंशन मेंबर, तो हमको प्लेट की स्ट्रेंथ से मतलब है, यानी जो मेंबर है उसकी स्ट्रेंथ से मतलब है। अभी ज्वाइंट की स्ट्रेंथ पर बात नहीं कर रहे हैं। जब ज्वाइंट की स्ट्रेंथ की बात आती तब तो इन चारों बोल्ट्स का भी स्ट्रेंथ चेक होता, लेकिन बोल्ट्स का डिजाइन यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पर बस हमें प्लेट की स्ट्रेंथ बतानी है टेंशन मेंबर की। आइए देखते हैं क्या इसमें अलग है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था कि जब भी कोई टेंशन मेंबर फेल होता है तो अभी तक जब WSM से पढ़ रहे थे तो आसानी ये थी कि केवल नेट एरिया लेते थे और एफ टी मतलब 0.6 FY से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें तीन चीजों का फेल्योर चेक करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला, अगर किसी टेंशन मेंबर पर लोड लगता है तो हो सकता है उसमें क्या हो जाए, उसमें यील्डिंग हो जाए ग्रॉस एरिया की, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। मैं यहां पर अगर लिख दूं ऐसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहां पर मैंने लिख दिया। ठीक है, हो सकता है आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 1 मिनट। ये आपका क्वेश्चन है, ये पूरा डायग्राम और ये सब चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग इसमें किस में फेलियर हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे क्या, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया, यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, जरूर ध्यान से न्यूमेरिकल को देख लीजिए, क्योंकि आप थ्योरी कितना भी पढ़े हो, न्यूमेरिकल अगर आपने खुद नहीं लगाया है या देखा नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको महसूस हो जाएगा। अच्छा, ग्रॉस एरिया के यील्डिंग फार्मूला कुछ याद है इसका,
फॉर्मूला कुछ याद है ग्रॉस एरिया के यील्डिंग का? तो ये टीडीजी इज इक्वल टू क्या था बताइए जरा, टीडीजी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? तो हम लोग लिखेंगे इसको कि ए ग्रॉस था, ग्रॉस एरिया का यील्डिंग हो रहा था, यानी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, यही तो ग्रॉस एरिया की यील्डिंग हो रही थी। एफ वाई इज इक्वल टू गामा एम नॉट, यही तो ग्रॉस एरिया की यील्डिंग हो रही थी। एजी मतलब ग्रॉस एरिया है, एफ वाई मतलब यील्ड स्ट्रेस है, गामा एम नॉट उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट, जरा कितना आ रहा है टीडीजी का वैल्यू। टीडीजी की वैल्यू आएगी आपकी एजी मतलब ग्रॉस एरिया, ग्रॉस का मतलब ये बताइए, यहाँ पर ये प्लेट देखिए यहाँ से कैसे है, यहाँ से यहाँ तक एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर की दूरी 60 mm है, 60 mm है, और ऊपर 35 है नीचे 35 है, दिख नहीं रहा है तो जान लीजिए ये 60 ये 35 ये 35 यानी 70 और 60 130 mm, यानी प्लेट यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो गई 130 mm इसकी हो गई चौड़ाई, और मोटाई दिया है कितना देखिए 12 mm दिया है। तो मोटाई और चौड़ाई वही तो ग्रॉस एरिया, अभी कटना वटना नहीं है, ग्रॉस में कोई भी होल्ड आया माइनस नहीं करना है। तो ग्रॉस में हम क्या करेंगे बताइए, ग्रॉस एरिया में तो 130 इंटू 12 कर दिया हमने, एफ वाई की वैल्यू हमारी 250 हो गई, डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 हो गई। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, सॉल्व करिए कैलकुलेटर आप लोग भी चलाइए जरा कितना आ रहा है। तो देखिए आ रहा है 354.54 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन मतलब इसको आप 10 पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तब आएगा, ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने ये न्यूटन में आता तो मैंने इसको किलो न्यूटन में चेंज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि ये 354.54 किलो न्यूटन इसका क्या आया ये बताइए। ये इसका यील्ड स्ट्रेंथ आया है प्लेट का, और आप जानते हैं कि केवल एक तरह से नहीं निकालते हैं। अब ये दूसरा न्यूमेरिकल है, इसको यहीं रहने दीजिए, हम लोग नीचे इसको सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, रप्चर ऑफ नेट एरिया, रप्चर ऑफ नेट एरिया। ठीक है, तीन तरह से निकालते हैं, तीनों में जो सबसे कम होता है वो लेते हैं, और तीनों में कौन था, एक था यील्डिंग, दूसरा था रप्चर, तीसरा था ब्लॉक शियर। ठीक है, तो अभी हम लोग रप्चर में जानते हैं हम लोग होता है प्लेट के लिए TDN इज इक्वल टू 0.9 AN FU। अच्छा, रप्चर में रप्चर स्ट्रेस लिया जाएगा, नेट एरिया में नेट एरिया, इसका नाम ही क्लियर है, रप्चर ऑफ नेट एरिया, नेट एरिया का रप्चर यानी 0.9 AN, फॉर्मूला है ये सब पीछे बता चुका हूं, FY और गामा ML। अब बताइए ये कुछ याद आ रहा है, पीछे बता चुका हूं मैं फॉर्मूला, तो बताइए यहाँ पे क्या रखा जाएगा हम लोग, 0.9 AN का वैल्यू A नेट होता है। अगर इस प्लेट में जिगजैग टाइप से कटिंग होती तब तो A नेट निकालने में आपको प्रॉब्लम होती, कैसे, तब आप लिखाते B माइनस ND और उसके बाद प्लस करते आप सिग्मा P1 स्क्वायर अपॉन 4G। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे प्लेट केवल इसी सेक्शन पर कटने वाली है या फिर इस सेक्शन पे कटने वाली है, अब ऐसे घूम के नहीं जाएगा कटने के लिए। ठीक है, टेंशन फेल्योर में शियर ब्लॉक में तो जाएगा लेकिन टेंशन में इस टाइप से जाएगा, और टेंशन में ऐसे फटने का मतलब सीधा B माइनस ND होता है। अगर यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 ऐसे रिवेट होते तो जिगजैग कटने का चांस होता, ये सब पहले डिस्कस हो चुका है। तो अभी B माइनस ND हो जाएगा यहाँ का एरिया, B कितना है आपका देखिए यहाँ पे, अब 0.9 हो गया, AN का वैल्यू B माइनस ND इंटू टी, तो B का वैल्यू कितना है 130 माइनस N का मतलब एक सेक्शन पे 2 बोल्ट हैं। और एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे बोल्ट का डाया 16 mm है तो D नॉट यानी होल डाया जो आपका है, होल का जो डाया है वो 16 प्लस 2 यानी 18 mm हो जाएगा। बताया हूं ना कि 16 से बड़ा रहे तो 2 mm उसमें जोड़ दीजिएगा तो 18 mm हो गया, यानी 13 माइनस 2 इंटू 18 और इंटू क्या हो जाएगा आपको बताइए, टी का वैल्यू कितना है हम लोग का 12 mm है। एक मिनट में इसको नीचे लिख दूं जरा, रुक जाइए, यहीं पर देखिए ऐसे 0.9 इंटू और AN की वैल्यू हमने लिख दी B माइनस, B का मतलब 130, या ऐसे लिख देता हूं B माइनस 2D इंटू टी इंटू FU अपॉन गामा ML, यही तो था। अब देखिए 0.9 इंटू B का वैल्यू
130 माइनस 2 × 18, डी का मतलब डी नॉट होता है, होल का डाया माइनस करते हैं ना, इसमें होल कितने एमएम का होगा, 18 एमएम का, तो उसका डाया माइनस करेंगे। 2 माइनस 18 इंटू टी का वैल्यू है 12 इंटू एफ यू का वैल्यू, जो एफ यू मतलब रप्चर स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया तो आपको अपने से ले लेना पड़ेगा। नहीं दिया रहा है तो ये जान लीजिए एफ यू का वैल्यू 410 होता है लगभग, ठीक है। तो 410, जैसे मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था, 410 इसका एफ यू और एफ वाई 250 प्लेट के लिए, और रिवेट का जो मटेरियल होता है उसके लिए जैसा जो दिया रहेगा वो लिया जाएगा, ठीक है। तो रिवेट के लिए जरूरत ही नहीं इसमें, इस चैप्टर में बोल्ट जब पढ़ेंगे या रिवेट पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रेंथ अलग होता है और प्लेट की स्ट्रेंथ टेंशन में अलग होती है। तो टेंशन में प्लेट का जो स्ट्रेंथ होता है 410, गामा एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा एमएल 1.25 बताया था क्या, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी रप्चर के लिए। इसको सॉल्व कर दीजिए सब लोग जरा फटाफट, कितना आ रहा है देखिए। तो आपका आ जाएगा 130 माइनस वो 2 × 18 है, 2 × 18 मतलब 36 हो गया, 36 जो बचा इंटू 12 कर दिया हमने, इंटू 410 कर दिया हमने, इंटू 0.9 कर दिया हमने, सारा डिवाइडेड बाई हो गया 1.25, दैट इज इक्वल टू 332.98 332.98 किलो न्यूटन। इससे क्या समझ में आ रहा है, देख रहे हैं, यील्डिंग स्ट्रेंथ 354 आया और जो उसका रप्चर स्ट्रेंथ 332। अभी तक प्लेट किसमें कमजोर पड़ रही है, रप्चर ऑफ नेट एरिया में, उसका नेट एरिया का रप्चर जल्दी हो रहा है, तो अभी तक स्ट्रेंथ तो ये बता रहा है, लेकिन अभी ब्लॉक शियर में चेक करेंगे, अब क्या पता ब्लॉक शियर में और कम आ जाए तो वो स्ट्रेंथ सही हो जाएगा। तो आई होप अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं फिर ब्लॉक शियर वाला आगे बताऊंगा। अगर आपने नोट नहीं किया है तो देखिए प्लीज, इसको ये नोट्स में नहीं है, सब लोग जिनके पास जिनको पढ़ना है ना, मैं टेलीग्राम लिंक जो है ना वो दिया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इस जो आपका सरन है या गोल्ड है या विद्या जो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसका लिंक ग्रुप में डाल दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप जाके डीएसएमएस का डाउनलोड कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा डीएसएमएस, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा जो भी आपको जरूरत हो। नोट्स का लिंक है उसमें, नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज और जान लीजिए, ये सारी चीजें डाउनलोड करके पढ़िए आप उसको ध्यान से, लेकिन ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इस वर्ष आपके सिलेबस में जुड़ा है, तो वो नोट्स में आपको नहीं मिलेगा ना, तो किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। जो ये IS 800 2007 है ना, वो नए सिलेबस में है, तो वो आपको नोट्स में भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज इसको नोट्स बना लीजिए आप यहीं से, जितना मैंने पिछला लेक्चर बनाया है उसका और इसका, क्योंकि नया है तो उम्मीद है कि पूछ भी सकता है, हो सकता है कि नया होने की वजह से इस बार इसको पूछे भी जरूरी। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ रहिए तब तो कर पाएंगे, नहीं तो पता चले पुरानी चीजें हैं नोट्स में, आप बाद में ब्लेम करेंगे आप नोट्स में दिए नहीं, तो आप नोट्स पुराना है, आप उसको बना लीजिए एक बार, ठीक है। तो दो तरह से हमने स्ट्रेंथ निकाल ली इसकी, अब ब्लॉक शियर बचता है, ठीक है। अब इन दोनों स्ट्रेंथ को याद रखिएगा, एक 354 आया है और एक 332 आया है रप्चर वाला, ठीक है। आगे देखिएगा, मैं यहीं से मिटा रहा हूं, अब हम लोग ब्लॉक शियर का स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। ब्लॉक शियर का कैसे क्या कहानी है उसको देखते हैं हम लोग। अब ब्लॉक शियर क्या है, ब्लॉक शियर के बारे में मैंने बताया था, उसमें प्लेट में कोई खास दिक्कत नहीं है। जैसे अब तीसरा स्ट्रेंथ इसका आ जाता है, जो वो आता है शियर ब्लॉक या ब्लॉक शियर कहिए, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब ये बताइए ब्लॉक शियर का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था कि कोई छोटा सा ब्लॉक अगर शियर के रूप में कट के निकल जाता है तो उसको हम लोग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। कैसे, अभी मैंने इस प्लेट को खींचा जब, तो सपोज करिए मैं अभी मिटा रहा हूं, ये क्वेश्चन में था, मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा दोबारा, इसी को मैं मिटा के बना दे रहा हूं, ठीक है। चलिए इसको हमने मिटा दिया, ये याद रखिएगा कि ये 60 था दोनों के बीच का दूरी, फिर उसके बाद इस टाइप से। तो ब्लॉक शियर जो फेल्योर होता है वो होता है कुछ इस तरह से कि ये ऐसे जाए, ऐसे होके ऐसे क्या हो जाए, कट जाए। मतलब जब इसको खींचेंगे तो ऊपर वाली प्लेट जो इसके ऊपर गई है ना, उसका ये हिस्सा प्लेट के साथ आ जाएगा, मतलब जो प्लेट निकलेगी वो कैसे निकलेगी, ऐसे करके निकल आएगी, समझे आप। जब खींचेंगे तो ये वाली प्लेट में ऐसे यहाँ रिवेट लगा है, यहाँ रिवेट लगा है,
यहाँ रिवेट लगा, यहाँ रिवेट, तो यहीं से एक कट के क्या होगी, पूरी तरह से निकल आएगी। तो जब ये ऐसे कटेगी पूरी, यहाँ से जब पूरी की पूरी प्लेट इस, देखिए जब खींच रहे हैं हम लोग इसको, तो ये कटेगी तो कहाँ, यहाँ नहीं लगा एक्चुअली, रिवेट जो है यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ रहा रिवेट, और यहाँ से ये प्लेट पूरी फट के निकल जाएगी। अब निकल जाएगी तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो है ना वो स्लाइड में कटेंगे, ये वाले सिरे स्लाइड होके कटेंगे, जबकि ये वाला सिरा किस में कटेगा, टेंशन में कटेगा, क्योंकि इस पे देखिए सीधा फोर्स लग रहा है, जबकि इन पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो ये दोनों शियर में फेल होंगे, और ये जो सामने वाला है वो टेंशन में। अब पता नहीं ये इसका एल्डिंग होगा कि रप्चर होगा, और इनका एल्डिंग होगा कि रप्चर होगा, तो हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं। शियर ब्लॉक में दो कॉम्बिनेशन, एक बार शियर वाले का एल्डिंग और टेंशन वाले का रप्चर कराएंगे, शियर वाले का एल्डिंग कराएंगे और टेंशन वाले का रप्चर कराएंगे, दूसरे टर्म में इसका एल्डिंग और इसका रप्चर करा देंगे, मतलब एक एक बार बदल के। तो ब्लॉक शियर में स्ट्रेंथ में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ में क्या करेंगे, शियर रप्चर, शियर रप्चर प्लस, देखिए इसको हमने क्या किया, शियर रप्चर प्लस टेंसाइल इल्डिंग, टेंसाइल इल्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, शियर रप्चर प्लस टेंसाइल इल्डिंग में क्या हो जाएगा, तो आप एक बार, अभी देखिए ब्लॉक शियर में दो तथ्य हैं, दोनों में से कोई एक आएगा वो स्ट्रेंथ मानी जाएगी जो मिनिमम आएगा, ठीक है। तो शियर रप्चर और टेंसाइल इल्डिंग में क्या कहानी होने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया सब निकालना। अब फॉर्मूला तो मैं आपको फटाक से लिख दूंगा कि शियर रप्चर और टेंसाइल इल्डिंग में क्या क्या फॉर्मूले होंगे। तो रप्चर में जानते हैं नेट एरिया होता है, तो हम लोग नेट एरिया में इसमें जानते हैं कि 0.9 ए, अच्छा रप्चर किसका होता है, नेट एरिया का। तो हमने पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा इसको AVN से दिखा है, AV मतलब एरिया जो शियर के प्रभाव में है, और N मतलब नेट एरिया, ठीक है। और अब रप्चर हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा स्ट्रेस, FU डिवाइडेड बाई √3 गामा FU का क्या होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा ml, यानी ये 0.9 AVN FU अपॉन √3 गामा ml हो जाएगा प्लस। अच्छा ये सब फार्मूले कहाँ मिलेंगे आपको, कोड में दिया गया है क्या फार्मूला, कि आपको याद करना पड़ेगा, सारा फार्मूला कोड में दिया गया है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब टेंसाइल इल्डिंग में क्या होगा, तो इल्डिंग होता है ग्रॉस एरिया का, तो टेंसाइल में, अच्छा ये AV जो था वो शियर का होता है नेट, और AT जो है वो टेंशन का है, और कौन सा है, इल्डिंग। तो AV और यहाँ पर टेंसाइल वाले का है तो ग्रॉस ना होता है, ग्रॉस का ना इल्डिंग, तो ATG और इल्डिंग मतलब FY अपॉन यहाँ पर हो जाता है गामा m0। यही चीजें तो होती हैं, ये आपका जनरल फार्मूला हो गया, और फार्मूले में कौन क्या है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे कैसे निकालेंगे, एवीएन मतलब नेट एरिया है किसका, नेट एरिया है शियर वाले का, तो शियर का एरिया तो ये लिया जाता है ना, कितना है मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर देखिए एवीएन कितना है, तो एवीएन का मतलब देखिए AVN मतलब देखिए ये एरिया और ये एरिया वो भी नेट, तो ये एरिया कितना होगा, देखिए ये वाला दूरी यहाँ पे बताया गया है 60 है और ये 35 है, तो यहीं तक ये पूरा दूरी कितना होगा यहाँ से, तो AVN मतलब देखिए ये 35 और ये 60 यहाँ तक जाएगा, तो हमने ले लिया 60 प्लस 35, ये क्या हुआ, अच्छा AVN की जगह हम पहले AVG निकाल लें ताकि अच्छा रहे, AVG का मतलब हुआ बिना घटाए ग्रॉस, तो 60 प्लस 35 हमने यहां तक का ले लिया पूरा। अच्छा ये हुआ लंबाई S, ठीक है, लंबाई, और इनटू हमने कर दिया इसकी चौड़ाई, मतलब मोटाई प्लेट की कितनी है 12 mm, 12। अच्छा ऐसे कितने एरिया हैं ग्रॉस में शियर के, कितने एरिया हैं, तो दो, एक इधर एक इधर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, कितना आ रहा है, आ रहा है 2280 स्क्वायर mm, ठीक है, 2280 स्क्वायर mm। ये AVG है, AVG का मतलब शियर वाले का ग्रॉस,
इसी तरह ए वी एन मतलब सीयर वाले का नेट कितना होगा, सीयर वाले का नेट निकाल लीजिए। तो इसी एरिया में से बोल्ट हो, अच्छा ये बताइए, ये लाइन ध्यान से देखिएगा जरा, काटी कितने बोल्ट को, एक, और फिर यहां पहुंची तो आधे बोल्ट को काटी, यानी ये लाइन यहां से यहां तक कटते हुए 1.5 बोल्ट्स को काट दी है, समझ रहे हैं। एक लाइन 1.5 बोल्ट्स को काट दी है, समझ रहे हैं। एक पूरा काटी और एक के आधे सेंटर तक पहुंची और फिर इधर घूम गई, तो एक लाइन पर कट गया कितना, 1.5 बोल्ट, यानी 60 प्लस 35 तो था ही पूरा यहां से यहां तक, उसमें से माइनस कर दिए 1.5 टाइम्स ऑफ बोल्ट डाया, देख लीजिए 60 प्लस 35 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ 18 बोल्ट होल का डाया है, ठीक है। यही बचा, आई इंटू कर देंगे 12 इंटू 2, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एवीएन को कितना आ रहा देख लीजिए, 60 प्लस 35 और माइनस करेंगे 18 और इंटू 127, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई कर दिया हमने 12, मल्टीप्लाइड बाई कर दिया 2, यानी 1632 mm स्क्वायर, 1632 स्क्वायर mm का एरिया आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, इसी तरह दूसरा निकाल लेते हैं हम लोग, एटीजी निकाल लेते हैं, क्योंकि दूसरे देखिए अभी एवीएन आया है तो एवीजी अगले में आएगा, जैसे अभी सीयर रप्चर है, टेंसाइल एल्डिंग, अब सीयर एल्डिंग और टेंसाइल रप्चर भी आएगा, तो उसमें बाकी दो की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरा एवी एवी हो गया, अब एटी निकाल लेते हैं, एटी कौन सा वाला, चलिए एटी जी यानी ग्रॉस निकाल लेते हैं। तो टेंशन में ग्रॉस एरिया क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा, तो ये जानते हैं आप 60 mm था, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था हमने, तो कितना आ जाएगा आपका एटीजी, बहुत आसान है, 60 इंटू मोटाई 12 mm है इसकी, जो ये 60 है और मोटाई कितनी है 12 mm, तो 60 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा 720 स्क्वायर mm। और इसी तरह एटीएन अगर आप निकालें तो एटीएन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसी में से देखिए यहां से यहां तक में आधा बोल्ट इधर कटा, आधा बोल्ट इधर कटा, जितना ध्यान से देखेंगे उतना, इस पूरे 60 mm में एक बोल्ट आया है, आधा ये आधा ये, तो माइनस कर देंगे एक बोल्ट, यानी 60 माइनस 18 इंटू क्या हो जाएगा 12, कितना आ जा रहा देख लेते हैं हम लोग, 60 माइनस 18 इंटू 12 आ जा रहा 504 स्क्वायर में, 504 स्क्वायर mm, यानी 4 एरिया हमने यहां से निकाला, एक ये निकाल लिया जो इस ईयर में था, एक ये निकाल लिया, 720 निकाल लिया, और 504 स्क्वायर mm निकाल लिया। इन सब को निकालने के बाद अब फॉर्मूले में पुट करने का काम बचा है, तो मुझे उसको मिटाना पड़ेगा, फिर लिखना भी है कहीं, तो साइड में कहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ साइड में हम लोग इसको लिख देते हैं, कैसे, चलिए एवीजी जो है साइड में मैंने लिख लिया, आप याद रखिएगा, एवीजी जो है वो 2280 हो गया, एवीएन जो है वो हो गया, मैं छोटा लिख रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं, मैं लिखूंगा यहाँ आपको समझ में आ जाएगा, 1632 हो गया, और फिर 80G हो गया आपका 720, और एटीएन जो हो गया वो हो गया 504, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब मैं पुट करके सीधे आंसर निकालूंगा, ठीक है, कैसे देखिए जरा, देखिए कैसे निकलता है, इसी फॉर्मूले में मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं, अब वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, तो टी आपका शियर ब्लॉक का जो स्ट्रेंथ आ रहा है, टीवी शियर ब्लॉक स्ट्रेंथ जो आपका आ रहा है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 0.9 एवीएन है, तो एवीएन की वैल्यू अभी निकाले थे 1632, और आ जाए एफ यू मतलब 410 डिवाइडेड बाई √3 गामा एम एल, √3, और गामा एम एल का मतलब जानते हैं आप होता है 1.25, प्लस कर दिया हमने कितना एटीजी, एटीजी का मतलब है 720 इंटू एफ वाई मतलब 250 डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट यानी 1.1, इसको सॉल्व कर दीजिए सब लोग फटाफट, कितना वैल्यू आ रहा है 410 एंड 1632 इंटू 0.9, सबका वैल्यू आ गया, डिवाइडेड बाई 1.25 डिवाइडेड बाई √3, दैट इक्वल्स टू आ रहा है 278.147,
278.147 प्लस ये वाला कितना आ रहा है 720 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1 दैट इक्वल्स टू 163.63 दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग कितना आ रहा है हम लोग का आ रहा है 441.77 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन में 10 पावर 3 से कर लीजिएगा, कहेंगे सर आप अपने मन से कैलकुलेशन, बस इतना जान लीजिए जो भी न्यूटन में आ रहा है 10 पावर 3 से डिवाइड किलो न्यूटन चेंज कर लें, किलो न्यूटन में आ गया 441। अच्छा ये ब्लॉक शियर में एक तरीके से आया, दूसरा ब्लॉक शियर कहता है, अब क्या करेंगे दूसरा हम लोग का, अभी तक शियर रप्चर कराए तो अब करा देंगे हम लोग शियर यील्डिंग और करा देंगे प्लस टेंसाइल रप्चर। थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ लीजिए क्या होता है, शियर यील्डिंग कराएंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यील्डिंग होगा शियर वाले एरिया का, तो अब यील्डिंग में जानते हैं यील्डिंग किसकी होती है, हमेशा ग्रॉस एरिया की होती है, तो उस केस में हम लोग जो ग्रॉस एरिया है उसकी यील्डिंग करा देंगे और जो टेंसाइल एरिया है उसका हम लोग रप्चर करा देंगे। तो ग्रॉस वाले में क्या हो जाएगा एवीजी हो जाएगा और उसका Fy अपॉन √3, ये सब याद नहीं करना है, फॉर्मूला दिया रहेगा कोड में, बार बार कह रहा हूं, आप कोड लेके जाइए एग्जाम में, और हो जाएगा गामा m नॉट प्लस 0.9 एटीएन क्यों, अब देखिए टेंसाइल का रप्चर, और रप्चर हमेशा किसका होता है, नहीं भी याद भी करना चाहेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत है ठीक है ना, 0.9 एटीएन और इंटू क्या हो जाएगा आपका बताइए, तो हो जाएगा इसका ये Fy है, ये Fu डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा गामा ml। अब इसका सॉल्यूशन इस तरफ मैं कर दे रहा हूं, देखिए ये आ चुका है शियर ब्लॉक में, एक वैल्यू ये आई है, दूसरी वैल्यू मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ठीक है, ब्लॉक शियर में दूसरी वैल्यू मैं यहां पे निकाल के लिख दे रहा हूं, सबका वैल्यू पुट करिए जरा कितना आ रहा है, AVG इंटू Fy, AVG कितना आ रहा है आपका, वहां पे लिखा गया है AVG का वैल्यू, ये है सबसे पहले 2280 Fy 250 डिवाइडेड बाई √3 इंटू गामा m नॉट 1.1 होता है, प्लस कर दिया हमने 0.9 इंटू एटीएन आप जानते हैं 504 आया है अभी 504 और इंटू आ गया Fu मतलब 410 डिवाइडेड बाई ये कितना है गामा एमएल का वैल्यू 1.25, सबको सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है फटाफट देख लेते हैं, इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1.1 डिवाइडेड बाई √3 आ रहा है 299.1, इसका आ रहा है 299.172 और प्लस इसका देख लेते हैं 0.9 इंटू 504 इंटू 410 दैट डिवाइडेड बाई 1.25 आ रहा है आपका 148.78 किलो, ये 10 पावर 3 कर दीजिएगा, बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, किलो न्यूटन, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, $447.95 किलो न्यूटन। अब बताइए ब्लॉक शियर में एक बार ये आया 441, एक बार 447, तो कौन सी स्ट्रेंथ ली जाएगी, ये ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी, ले लिया हमने ये वाला, क्योंकि मिनिमम लिया जाता है दोनों में से, इसको भी निकालें उसको भी निकालें और दोनों में से जो कम आएगा वही, तो 441.77 लेना, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी कुछ आई थी, फिर रप्चर कुछ आई और ब्लॉक शियर में ये आई, अब इन तीनों में जो कम होगा वो इसकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी, ठीक है, तीनों में कौन कम है, तो 441.77 ये आया है, तो हम तीनों को ऐसे लिखेंगे, कैसे देखिए ध्यान से लास्ट में,
अब हमने लिखा शियर ब्लॉक कहेंगे 441.77 किलो न्यूटन। फिर उसके बाद रप्चर कितना आया था, जरा पीछे जाके देखिए आप लोग। रप्चर स्ट्रेंथ, नोट्स तो बना नहीं रहे हैं, रप्चर स्ट्रेंथ इसका आया था इसका 332.985 किलो न्यूटन। और इसका यील्डिंग स्ट्रेंथ आया था, यील्डिंग स्ट्रेंथ जो आया था वो कितना आया था, वो आया था आपका 354.54 किलो न्यूटन। बताइए तीनों में सबसे कौन कम है, यही वाला ना, बीच वाला। यानी इसका एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगा प्लेट का, एक्चुअल टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कितना हो जाएगा, 332.985 किलो न्यूटन। कुछ समझ में आया बंधु इस न्यूमेरिकल का मतलब? देखिए कितना आसान था उसको, जब हम लोग IS 800 1984 के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब इसमें आया तो कम से कम 3 स्टेप से उसका हमने निकाला, और उसके बाद इसका आंसर आ रहा है आपका कितना, 332.985 किलो न्यूटन। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब दूसरा एक और न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब लगे हाथ सॉल्व करने का मतलब, थोड़ा अगर कहें तो मैं शॉर्ट में उसको तेजी से लगा सकता हूं, क्योंकि वो इससे ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल है। अभी इसको छोड़ के मत जाइए वीडियो को, क्योंकि यही दो न्यूमेरिकल है जो मैं लगवाऊंगा फाइनली, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे, 1 मिनट, थोड़ा सा तेजी में लगाएंगे, ये भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर हम लोगों ने निकाल दिया, दूसरे वाले का फाइनल आंसर देखते हैं हम लोग क्या होता है। चलिए, इसमें भी तीनों निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तीनों कैसे निकालना पड़ेगा देखिए। अब देखिए बोला NISA 1960 into 6 mm is connected with a gusset plate with 5 number of 16 mm बोल्ट। क्या बना दें, क्या इसको जरा बना देते हैं डायग्राम। गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ एक ISA 19 इंटू 60 इंटू 16 है, 6 mm है। ये हो गया आपका एंगल जो कनेक्टेड है किससे, गसेट प्लेट से, किससे, अपनी लंबी टांग से। लंबी टांग मतलब ये वाला कितना हो गया, 90 mm, ठीक है। 60 mm ये ऊपर उठी हुई लेग है इसकी। अब एक चीज बताइए कितने बोल्ट लगे हैं, 5 नंबर ऑफ 16 mm बोल्ट, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर ऑफ 16 mm बोल्ट से यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया D इज इक्वल टू 16 mm, तो D नॉट यानी होल्ड आया कितना हो जाएगा, 18 mm हो जाएगा। क्यों, अभी बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। एंगल में थोड़ी कहानी अलग है, याद है ना कि बीटा बीटा आ गया था इसमें एंगल के टाइम में, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। और इसके बाद अब इसके साथ मान लीजिए ये पूरा जुड़ा हुआ है। आगे बोला है कि विथ इट्स लॉन्ग लेग, ठीक है। गसेट गेज डिस्टेंस एंड इन डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस मतलब मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितना है, गेज एंड इन डिस्टेंस आर 50, ये 50 mm है, 50 नहीं 50 mm है। और ये जो इस किनारे वाली डिस्टेंस जो है वो 30 mm है। तो एक चीज जान लीजिएगा, फिर यहां से यहां जो ये कनेक्टेड है ना, ये वाली यहाँ पे, ये भी 50 mm ही होगा, ठीक है। ये भी इस तरह 50 mm ही होगा, मतलब उसके बैक से लेकर के इसके केंद्र तक की दूरी, मतलब अगर यहाँ समझें आप इसको, तो ये अगर ऐसे एंगल बना है आपका, यहाँ पे, और इसमें ऐसे बोल्ट, ये गसेट प्लेट है मान लीजिए आपकी, ये गसेट प्लेट है, इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ है कौन, बोल्ट। अब बोल्ट कनेक्शन जो है ना,
वो भी पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बोल्ट लगा हुआ है। तो बोल्ट के केंद्र से इसके बैक तक की दूरी भी कितनी गेज ही होती है, यानी ये भी कितनी हो जाएगी 50 mm। हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन पिच दिया नहीं है तो हम गेज को ही पिच मान लेंगे। ठीक है, इसमें और लंबी लेग इसकी कनेक्टेड है। ये बाहर निकली हुई लेग जो है वो कितनी है, ये वाली वो 60 mm है, ये याद रखिएगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको अभी। आई होप चीजें आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। आप बोला है कि रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द एंगल इंटेंशन। एफ यू दे दिया है, एफ वाई दे दिया है। ठीक है, तो तीन तरह से स्ट्रेंथ निकलती है क्या इसकी भी। पहली स्ट्रेंथ क्या होती है बताइए, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ। तो मैं इसको ज्यादा सॉल्व करके फटाफट थोड़ा तेज लगाने का प्रयास करता हूं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, तेजी से काम हो जाएगा। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ यानी टीडीजी पहले इसका निकालेंगे हम लोग, टीडीजी। तो टीडीजी कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं यील्ड स्ट्रेंथ होता है यानी ग्रॉस एरिया की यील्डिंग होती है एजी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। अब इसका कितना हो जाएगा, सारा स्ट्रेंथ वगैरह रखेंगे फटाफट अगर हम लोग, तो आ जाएगा। देखिए निकाल के दिखाऊं मैं इसका एरिया कैसे। अब जैसे एजी आपको निकालना है, तो एजी कैसे निकालेंगे, एजी में एक कनेक्टेड लेग है, एक ग्रॉस लेना है। तो कनेक्टेड लेग का क्या हो जाएगा ग्रॉस बताइए, तो कहेंगे कि 90, और ग्रॉस मतलब कोई होल होल घटाना नहीं है आपको, पूरा का पूरा लेना है। तो 90 माइनस और 6 mm मोटाई है, यानी इसको 6/2 को इंटू 6 यही हो जाएगा। ये इसमें कर देंगे प्लस 60 माइनस 6/2 इंटू क्या कर देंगे 6, दोनों का। ये कनेक्टेड लेग का एरिया हो गया, ये आउटस्टैंडिंग लेग का एरिया हो गया। कितना हो जा रहा है देख लीजिए जरा, ये आ जाएगा आपका 60 माइनस 90 माइनस 3 यानी 87 प्लस ये कितना हो जा रहा है 57 इंटू कर दिया 6, यानी आ गया 864 स्क्वायर mm एजी का वैल्यू। अब बाकी टीडीजी कितना हो जाएगा हम लोग का बताइए, तो एजी का वैल्यू हमने रख दिया 864 इंटू एफ वाई 250 हो गया डिवाइडेड बाई 1.1। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 196.364, 196.364 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 10 पावर 3। क्लियर है बात यहाँ पे, इतना किलो न्यूटन इसका क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ आ जाएगा, किसमें, यील्डिंग में। दूसरा बताइए क्या होता है, यील्डिंग का भी याद रखिएगा, रप्चर का भी फिर निकालेंगे। अब दूसरा क्या होता है, अब जानते हैं आप इसका रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। अब यहीं पे थोड़ी सी दिक्कत है आपको, देखिएगा रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे क्या होता है बताइए, फॉर्मूला रप्चर में होता है आपका, रप्चर में इसमें यही दिक्कत आती है कि रप्चर कराते समय भी इसका तो रप्चर होता है, लेकिन इस आउटस्टैंडिंग लेग का क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लेग का यहाँ पे रप्चर की जगह पर क्या होने लगता है, यील्डिंग होने लगती है। तो इस वाले का तो रप्चर लेते हैं, लेकिन उसका यील्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि टीडीएन इज इक्वल टू रप्चर ऑफ कनेक्टिंग लेग और प्लस हो जाएगा यील्डिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, यहां पर ही हो जाएगा। अब टीडीएन की वैल्यू यहीं से फॉर्मूला रख दीजिए। रप्चर ऑफ कनेक्टिंग लेग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों का, 0.9 ANC इंटू, अच्छा रप्चर हो रहा है तो रप्चर मतलब एफ यू अपॉन 1.25 या फिर गामा एम एल कर दीजिए, प्लस कनेक्ट आउटस्टैंडिंग लेग का तो ग्रॉस एरिया लिया जाएगा, यानी एजीओ इंटू हो जाएगा क्या एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कहां से कहानी हो रही है। ये समझ में आ रही बातें कैसे हुई हैं, आप इनमें बस वैल्यू पुट करनी है, वो डायग्राम में मिटा नहीं सकता हूं, मुझे इसी को मिटाना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए होंगे कि ये 196 आया है टीडीजी वाला 196.36, इसको याद रखिएगा, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अब रप्चर वाले को निकालना है तो टीडीएन 0.9 ANC, ये इसको पूरे को वैल्यू रखना पड़ेगा। कैसे, अच्छा इसमें एक चीज और है इसमें बीटा भी तो रहेगा, बीटा उस वाले का जो आउटस्टैंडिंग लेग होती है उसमें बीटा भी होता है। अब सबकी वैल्यू सबसे पहले निकालें,
अब जगह थोड़ी कम दिख रही है तो मैं क्वेश्चन ही मिटा दूं क्या, सबसे अच्छा रहेगा क्वेश्चन मिटा देता हूं। आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो यही बना ही दिया हूं मैं, तो इसमें कुछ समझ देखिए, बस एफ यू याद रखिएगा 410 और एफ वाई 250, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको, सबकी वैल्यू 1 बाई 1 निकालते हैं, ठीक है। कैसे कैसे, इसकी वैल्यू देखिए ध्यान से। टीडीएन में क्या है, अभी एएनसी मतलब कनेक्टिंग लेग का नेट एरिया चाहिए, चलिए सबको निकाल लेते हैं। एएनसी कितना हो जाएगा, कनेक्टिंग लेग का नेट एरिया, कनेक्टिंग लेग कहां से कहां तक बताइए, जानते हैं आप 90 माइनस 6/2, और नेट एरिया होता है तो होल्ड आया माइनस करते हैं, यानी 18 माइनस कर दिया हमने और इनटू कर दिया हमने 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, एएनसी आपका पता चल जाएगा। आ गया 90 माइनस 3 माइनस 18 इंटू 6 कर दिया। आ गया हम लोग का यहाँ पे 414 स्क्वायर mm, ठीक है। एएनसी और दूसरा किस एजीओ की जरूरत है, एजीओ मतलब आउटस्टैंडिंग का ग्रॉस एरिया, मतलब इस पूरे का बिना कोई होल के घटाए ग्रॉस एरिया कितना होगा, ग्रॉस एरिया कितना उसका, तो 60 माइनस, और इसका निकाले भी थे शायद हम लोग, नहीं यहाँ लिखे थे लेकिन निकाले, इसका हो जाएगा आपका 6/2 आई इंटू क्या कर देंगे 6, इसका निकाल लेते हैं, यानी 57 इंटू 6 दैट इक्वल्स टू 342 स्क्वायर mm। अब एक चीज बताइए, बीटा आप जानते हैं जो, अच्छा एएनसी हो गया, एफयू पता है, ये सब पता है, बस हम लोग को अब बीटा निकालना है। अब बीटा कितना होगा बताइए, बीटा होता है 1.4 माइनस 0.076 डब्ल्यू बाई टी, होता है एफ वाई अपॉन एफ यू, उसके बाद होता है बी एस अपॉन एल सी। कुछ याद आ रहा है, ये कांस्टेंट कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें सबकी वैल्यू क्या क्या होगी, तो हो जाएगा 1.4। अच्छा एक रेंज बाद में चेक भी करेंगे कि बीटा वैलिड है कि नहीं, क्योंकि बीटा की एक वैलिडिटी भी होती है, क्या है वो मैंने बताया है 1.4 0.076, और W का मतलब बताइए आउटस्टैंडिंग लेग का विड्थ होता है, विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, तो ये 60 या बाई 6 हो जाएगा, मोटाई टी। आप जानते हैं ये सब बताया हूं मैं कि W यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लेग की विड्थ होती है, एफ वाई आप जानते हैं कितना है 250 अपॉन 410 हो जाएगा। अब यहाँ पर खोपड़ी खोलिए, BS क्या होता है, शियर लैग विड्थ होता है क्या, याद करिए BS की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, आया था W प्लस जी माइनस टी, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो पिछला वीडियो ध्यान से जाके देखिए, W प्लस जी माइनस टी कहाँ से आया था, W क्या था, W 60 हो गया, अब प्लस ये गेज यानी इधर से इधर जो दूरी है ये देखिए W प्लस, असल में ये यहाँ से यहाँ तक पूरा शियर लेग विड्थ होता है, ये मैंने निकाला था आउटस्टैंडिंग लेग से लेके यहाँ गेज तक की दूरी, यानी 60 प्लस जी का वैल्यू हो गया 50 अब माइनस टी मतलब 6, यानी ये कितना हो जा रहा है 104 mm हो जा रहा है BS की वैल्यू, यानी 104 और डिवाइडेड बाई LC का वैल्यू क्या होता है, LC का वैल्यू देखिए कनेक्शन की लंबाई होती है, याद करिए जरा कनेक्शन की लंबाई, देखिए एक का 50 50 फिर 50 फिर 50, 4 50 है क्या है 1 2 3 4, ये 4 पूरा कनेक्शन का लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो इसका आ रहा है वो हो जाएगा, तो आपका जो लेग विड्थ हो जाएगा आपका वो कितना हो जा रहा है 200 mm, यानी 4 टाइम्स 50, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 200। बाद में देखिए पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो ये नहीं समझ में आएगा कि ये सब मैंने निकालना सिखाया है उसमें। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, तो आपकी जो बीटा की वैल्यू है वो यहीं से निकल के आ जाएगी, जरा हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये तो दिख रहा है कितना हो जा रहा है, आपका आ जा रहा है 60/6 यानी 10 आ जाएगा, यानी 10 इंटू आपका आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 410 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 200, इतना इंटू आ गया 0.076 और माइनस कर दिया 1.4 से, वैल्यू आ गई 1.159, ये बीटा की वैल्यू आ रही है। क्या ये सही वैल्यू है बीटा की, बीटा की ये वैल्यू क्या सही है, उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा फिर से, क्योंकि बीटा की एक वैल्यू होती है, बीटा का एक रेंज होता है, बीटा शुड बी ग्रेटर देन 0.7,
और शुड बी लेस देन और इक्वल टू FU गामा एम नॉट अपॉन FY गामा ML। याद आ रहा है कुछ? ये मैंने बताया पिछले लेक्चर में। तो जरा इसको चेक, तो 0.7 से बड़ा है तो मतलब सही है, ये क्राइटेरिया। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस FU गामा एम नॉट अपॉन FY गामा ML। कैसे आया था बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बीटा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए। FU और इसका वैल्यू कितना आ रहा है? FU 410 इंटू गामा एम नॉट की वैल्यू 1.1 दैट इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई FY दैट मीन्स 250 इंटू गामा ML मतलब 1.25 दैट इक्वल्स टू 1.443। वेरी गुड। बीटा लाइज बिटवीन दीज, मतलब बीटा शुड बी लेस देन दिस एंड ग्रेटर देन, दैट मीन्स बीटा की वैल्यू जो है, जो आई है 1.159, दैट इज करेक्ट, वो सही है, वही लिया जाएगा। तो आई होप सारी चीजें इसमें आपको क्लियर हो चुकी हैं। बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया, अब उस बीटा को इसमें पुट करेंगे। देखिए कैसे आता है, फटाफट ANC वगैरह निकाले है ना, इसको याद रखिएगा। ये 414 आया है, मैं इस फॉर्मूले में इसको सारे वैल्यू को पुट करने वाला हूं। तो मिटा के पुट करूं, कैसे करूं? कुछ भी मिटाने लायक नहीं है यहाँ पे। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो मैं मिटा दूं क्या? कुछ नहीं है। अब सीयर, अब एक ही जगह और जरूरत पड़े, एक बार और अभी डायग्राम की जरूरत है ब्लॉक सीयर के लिए। आई होप बीटा की वैल्यू आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब बीटा की वैल्यू आ गई है तो मैं इसको ही मिटा देता हूँ, ठीक है। वहीं से वो बीटा की वैल्यू ले लेंगे हम लोग वहां से, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मूले में पूरा का पूरा इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो TDN अब जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9। इसको क्यों नहीं मिटाया हूं, अब सबकी जरूरत है। ANC कहाँ गया हम लोग का बताइए? 414। FU का वैल्यू कितना है बताइए? 410 डिवाइडेड बाई गामा 1.25 प्लस बीटा का मतलब 1.159 कितना है, उसके बाद इंटू एजीओ का वैल्यू कितना है निकालें? 342 और FY का वैल्यू 250 है, 250 और डिवाइडेड बाई कितना है आपका? 1.1। सबको सॉल्व कर दीजिएगा तो TDN की जो वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की, TDN की वैल्यू 212.29 यानी 212.29 किलो न्यूटन। क्या हुआ माथा पच्ची? वो 196 आया था, याद है? इतना करवा करके, जब इसको कहते हैं दिल जलना दोस्त। इतना ज्यादा पढ़ लिए, इतना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, उसके बाद आ क्या रहा आपको पता ही है। आएगा वही, जब वो 96 आया है यील्डिंग वाला और ये रप्चर वाला ही आया है, तो लेना तो यील्डिंग वाले को। अभी तक सीयर वाला भी निकालेंगे अभी ब्लॉक में, आगे देखते हैं। अब ब्लॉक सीयर वाला देखते हैं, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब ब्लॉक सीयर देखते हैं आपका। ब्लॉक सीयर स्ट्रेंथ तीसरा, दो तो आ गए, खून जलाने वाला रिजल्ट आ रहा है दोस्त, देखते रहो। ब्लॉक सीयर में दो प्रोबेबिलिटी, क्या क्या? एक बार तो लेंगे हम लोग क्या, सीयर यील्डिंग प्लस टेंसाइल रप्चर, और फिर उसके बाद क्या लेंगे? सीयर रप्चर प्लस टेंसाइल। तो पहले एक को ले लेते हैं, चलिए। सीयर यील्डिंग करवाना है, तो सीयर यील्डिंग का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, सबको पहले AVG, AVN, ATG और ATN निकाल लें क्या। तो आपका AVG कितना आ जाएगा? AVG मतलब समझ रहे हैं ना, सीयर। अच्छा, यहाँ पे जब ये फटेगी ना तो कैसे फटेगी, ध्यान दीजिएगा जरा। यहाँ पे जब इसको इधर से खींचेंगे हम लोग लोड लगा के, तो देखिए यहाँ से पूरा ये फटता हुआ जाएगा ऐसे, और यहीं से ऐसे ये ब्लॉक निकल जाएगा ऐसे। कहेंगे सर आप अपने से कैसे? अपने से नहीं, आप ही सोचिए, इसको खींच रहे हैं और बाहर निकलना है तो कैसे निकलेगा? ब्लॉक सीयर में तो ये पूरा यहाँ जुड़ा रह गया, तो फिर कैसे निकलेगा? ये पूरा 4 को पूरा काटेगा और 5वें को आधा काट के निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, 4 बोल्ट को पूरा काटेगा और 5वें को आधा काटते हुए निकल जाएगा उधर। तो इस वाले सेक्शन पे तो सीयर होगा, और लेकिन इस वाले पे इतने पर क्या होगा? और ये इतना बचता कितना, ये बताइए। ये 40 mm नहीं बचता है, कैसे? देखिए यहाँ पे ऊपर से यहाँ तक, मतलब जो गेज है ये वाला डिस्टेंस वो 50 दिया हुआ है,
यहाँ से यहाँ तक का देखिए, तो नीचे जो बचा वो 40, क्योंकि टोटल 90 mm की लेग थी ये, तो 90 mm ये 50 है तो ये 40 होगा। तो इसका मतलब समझिए जरा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 40 और ये 50। तो फटाफट देख लीजिए हम लोग शियर यील्डिंग और टेंसाइल रप्चर में क्या हो जाएगा। तो शियर यील्डिंग का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, एवीजी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, एवीजी, तो एवीजी मतलब शियर में पूरा ग्रॉस, तो यानी 230 इंटू 6 हो जाएगा। क्या कैसे, देखिए यहाँ से ये 50 50 50 4 और ये लास्ट वाला 30, यानी 200 तो था ही, 230 गुणा 6 कितना हो जाएगा ये पूरा, फटाफट देख लीजिए, आ जाएगा 1380 स्क्वायर एम, ठीक है, किसका, एवीजी का। अब एवीएन कितना हो जाएगा, तो इसी 230 माइनस ये पूरा 230 है, 4.5 वोल्ट है टोटल, देखिए 4 पूरे और एक आधा, यानी 4.5 टाइम्स 18, ये माइनस होगा और इंटू होगा 6, यानी अब कितना आ जाएगा 230 माइनस आ रहा है 4.5 इंटू 18, और आपका आ जा रहा है इंटू 6 करने पर 894 स्क्वायर एम, 894 स्क्वायर एम। अब इसी तरह एटीजी, एवीजी एवीएन हो गया, अब एटीजी एटीएन होगा। एटीजी टेंशन वाला है, टेंशन वाला 40 और गुणा 6, 40 गुणा 6 पूरा पूरा ले लेंगे। अच्छा 40 वाले में आधा बोल्ट भी कटा है, ध्यान रखिएगा टेंशन में, 40 यानी 240 स्क्वायर एम हो जाएगा। और फिर एटीएन जब होगा तो 40 माइनस करेंगे आधा बोल्ट, यानी 18 का आधा 9 हो गया, इंटू 6 कर दिया हमने, यानी आ गया 40 माइनस 9 इंटू कर दिया हमने 6, दैट इक्वल्स टू 186 स्क्वायर एम। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। तो अब फटाफट बस वैल्यू रखना रह गया हम लोगों को, इसको मिटा दें, इसकी जरूरत खत्म हो गई है अब बीटा वगैरह की। ब्लॉक शियर में अब देखना है, तो ब्लॉक शियर में पहला हम लोग करेंगे क्या, शियर यील्डिंग टेंसाइल रप्चर। शियर यील्डिंग में क्या होता है, शियर यील्डिंग और टेंसाइल रप्चर में आ जाएगा आपका यही आ जाएगा ना, सारा का सारा फॉर्मूला हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे, सब सारी वैल्यू पुट करिएगा, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है 235.98, 235.98 किलो न्यूटन आ जाएगा। सबको रख दीजिएगा, देखिए एवीएन निकाल, एवीजी निकाल दिए हैं, एफ वाई आपको पता है, गाउंडर ये इसका वैल्यू 1.1 सब रख दीजिएगा। अब इसी तरीके से दूसरा वाला हम लोग निकालेंगे, हम लोग फटाफट दूसरा, तो उसमें कहेंगे शियर रप्चर प्लस टेंसाइल यील्डिंग। इसमें क्या हो जाएगा, शियर का रप्चर हो रहा है, शियर में रप्चर का मतलब कितना होता है, तो रप्चर किसका होता है, पूरे का एरिया का होता है, तो एवीजी हो जाएगा, शियर रप्चर का मतलब एवीजी हो जाएगा। रप्चर सॉरी रप्चर उसका होता है नेट एरिया का, तो एवीएन हो जाएगा इंटू एफ यू अपॉन √3 और हो जाएगा गामा ml, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 0.9 भी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले में नहीं किए थे क्या, 0.9 है तो, प्लस टेंसाइल यील्डिंग का मतलब हो जाएगा कि एवीजी सॉरी एटी शियर रप्चर हो गया और टेंसाइल यील्डिंग, यानी एटी यील्डिंग हो रहा है जी, आई इंटू हो जाएगा आपका एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट, ठीक है। इसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा इसका वैल्यू पूरे का पूरा, सबका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एटीजी एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट का, तो 206.19 किलो न्यूटन। तो बंधु यहाँ से हम लोगों को क्या पता चला, यहाँ से पता चला, यहाँ से सीधा सीधा थोड़ा सा झटके में लगाया हूँ, आप न्यूमेरिकल रख के सॉल्व करेंगे, आपका सब आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होता है क्या कि पहले आया यील्डिंग में स्ट्रेंथ कितनी आई, यील्डिंग आया था 196 पॉइंट, फटाफट मैं लिख दे रहा हूँ, 196 पॉइंट आया था 364। रप्चर आप निकाले थे, रप्चर जो आया था, रप्चर में याद करिए कितना आया था 212.29 किलो न्यूटन, और लास्ट में शियर ब्लॉक में कौन सा कम है, 206 आया है, 235 आया है, तो
सीयर, ब्लॉक सीयर में जो आपका आया ब्लॉक सीयर, वो आया 206.19 किलो न्यूटन। कौन सा स्ट्रेंथ सही होगा? जाहिर सी बात है ये बोले क्या फायदा हुआ देश का बखेड़ा करने से, लेकिन आया आंसर आपका वही जो पहला आपने निकाला था। यानी इसलिए स्ट्रेंथ जो हो जाएगी ज्वाइंट की वो कितनी हो जाएगी? 196.364 किलो न्यूटन। 196.364 किलो न्यूटन आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर एफर्ट अच्छा लग रहा है दोस्त तो प्लीज़, अभी तक आप लोग बहुत प्यार दिए चैनल को, काफ़ी आगे ले गए हैं, थोड़ा और दोस्तों तक भेजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि एकमात्र आपको डिप्लोमा की क्लास कंप्लीट देने का मैंने आपसे वादा किया और मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तो एक वादा आप लोग भी कर लीजिए कि थोड़ा चैनल को और आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।